नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन पेरिटस के चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक ऐतिहासिक वीडियो बनाने बैठे हैं। मैं क्यों इसको ऐतिहासिक कह रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो में हम कोड 17 के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें स्टूडेंट को जाननी चाहिए वो सारी ही डिस्कस करेंगे और तसल्ली से डिस्कस करेंगे। यानी कि सिलेबस क्या होता है, पेपर 1 का क्या इंपॉर्टेंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है, कैटेगरी सिस्टम क्या आया है, पढ़ना कैसे है, बुक्स कौन सी हैं एंड सो ऑन। जिसका मतलब दिस इज योर वन स्टॉप वीडियो जिसमें सब कुछ ही आपको जानने को मिल जाएगा। और हमने इसको अलग अलग टाइम स्टैम्प में चैप्टर में बांट भी दिया है। अब अपनी तसल्ली के हिसाब से आगे भी इसको जाके देख सकते हैं। मेरे साथ मीता मैडम है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभिनव सर ने कहा कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट जो कि कोड 17 है, जब भी हम इस एग्जाम को टारगेट करते हैं या इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज लिमिट है, या कैसे हम मेनली तो हमारा प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि क्या अप्रोच रहेगी पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से टारगेट करें और कितना टारगेट करना है, सिलेबस क्या है या सिलेबस की बाउंड्री क्या है, सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। सो इन सब क्वेश्चंस को आज हम एड्रेस करने वाले हैं। अभी अभिनव सर बेसिकली हमें ये भी रिप्रेजेंट करेंगे कि एवरीथिंग अबाउट कोड 17 में आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले देखते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट के। किसी भी किताब के पहले टेबल ऑफ कंटेंट का एक चिट्ठा होता है कि हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। ये पेज वही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई यूजीसी नेट। और ये सवाल हमसे नहीं, आपको खुद भी पूछना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, मैं क्यों इस एग्जाम को दे रहा हूं। तो उसकी बात करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इस एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या एमसीक्यू बेस्ड है, कितने मार्क्स हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। नोटिफिकेशन कब कब आता है, जून में आता है, दिसंबर में आता है, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सब कुछ। ठीक है। सिलेबस, आखिर क्या सिलेबस है, यूजीसी ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, उससे हमें क्या समझ में आता है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं यूजीसी नेट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके पीछे के क्यों को समझेंगे कि वाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्यों वो जरूरी होते हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। डिफिकल्टी लेवल, कि अब डिफिकल्टी लेवल यूजीसी नेट का क्या है। जैसे कई सारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, सीबीएसई था, यूजीसी था, अब एनटीए हो गया, क्या कुछ बदलाव आया, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है। कट ऑफ, कट ऑफ भी जरूरी होता है कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का, और हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल जो तरीका होता है समझने का कट ऑफ का, रैंडम नहीं करेंगे, उसी तरीके को पकड़ेंगे। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी की कहानी क्या है, नया जो नोटिफिकेशन आया यूजीसी का स्टार्टिंग में 2024 के, उससे कहानी क्या क्या बदली, ये जो कैटेगरी सिस्टम दिमाग में आया ये क्या था। एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ एज लिमिट है और जो कैटेगरी 1 to 3 है वो है। बुक्स एंड नोट्स, ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या सेग्रीगेशन करना है, वो सारी चीजें बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है। इन सारी चीजों का जो हमें समझ में आएगा उसके बाद हम बहुत अच्छी स्टेट में आ जाएंगे कि तैयारी हमें कैसे करनी है इस एग्जाम की। एंड देन फाइनली मॉक टेस्ट की, आखिर मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कितने देने चाहिए मुझे मॉक टेस्ट। अगर आपने क्या कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प हमने लगा दिए हैं, आप धीरे धीरे जाके अपने चैप्टर वाइज चीज़ों को सेपरेटली भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वाई यूजीसी नेट से। ठीक है, कि आखिर यूजीसी नेट देने से बेनिफिट क्या होगा। तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया जाता है वो काहे के लिए दिया जाता है, आप बताइए, काहे के लिए दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो यूजीसी नेट में कैसे बदल जाता है उसको समझते हैं। तो उसको समझने का तरीका क्या है, नेट, और नेट का फुल फॉर्म। तो नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए नाम से ही हमें कहानी मिल गई, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया और सीधे जाके आप कोई नौकरी पकड़ लेंगे या फिर रिसर्च में चले जाएंगे या कुछ करेंगे। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल बनाता है जगह जगह अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जगह जगह अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। अब ये जो एप्लीकेशन होती है ये कहाँ कहाँ हो जाती है, तो बेसिकली नेट का एग्जाम लोग देते हैं एकेडमिक्स में आने के लिए। हर वो आदमी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है या फिर एकेडमिक सेक्टर या टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है, भारत में उसको नेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा।
तभी उसकी गुणवत्ता जो है वो स्टैब्लिश होगी। तो पहले आपको नेट का एग्जाम देना है, यू विल बी एलिजिबल, और उसके बाद आप अब अलग अलग जगह अप्लाई करते हो। कहाँ अप्लाई करते हो? या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो या आप रिसर्च में जाते हो। ठीक है, मोटा मोटा यही दो चीजें होती हैं। आई एम श्योर कि आप सोच रहे होगे कि यार ये तो पीएचडी ओनली था, कुछ कैटेगरी था। मत जाइए उस राम गांधी में, अभी यही रहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और या आप रिसर्च के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, कहाँ ये होते हो आप? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका नेट क्लियर हो गया, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आएंगी, कॉलेजेस में आएंगी, आप वहां अप्लाई करोगे और अप्लाई करने का क्राइटेरिया यही होगा कि आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आपका कट ऑफ जेआरएफ का निकला है तो उस केस में क्या होता है? पहली बात तो जेआरएफ माने क्या होता है? जेआरएफ माने होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जेआरएफ ये होता है इसका फुल फॉर्म। और बेसिकली जेआरएफ अगर आपका निकला है तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी अलग अलग कॉलेजेस में जो भर्तियां निकलेंगी आपको अप्लाई करना होगा और यू विल बी सिलेक्टेड फॉर जेआरएफ। जैसे आईआईटी रुड़की में निकल गई, जैसे आपकी जो अंकिता मैडम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाती हैं, शी वाज जेआरएफ और उन्होंने आईआईटी रुड़की से वो पीएचडी करी है। ठीक है, दिस इज थ्रू जेआरएफ ओनली। ठीक है, तो जेआरएफ आपका निकल गया तो फिर आप जाओगे और सरकार आपको फेलोशिप देगी। फेलोशिप कितनी देती है? 35 से 50 हजार कुछ, 35 से 40 हजार कुछ देती है पहले 2 साल में। उसके बाद आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाते हो और एसआरएफ लग जाते हो, पर रिसर्च में आप आ गए और सरकार आपको पैसा दे रही है। दूसरा होता है आपका पीएचडी ओनली, जिसमें आपका रिसर्च में तो आप जाओगे बट आपका जेआरएफ कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, केवल पीएचडी ओनली कट ऑफ क्लियर हुआ है। तो उसमें भी आपको अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा और इसमें सरकार पैसा नहीं देती है, कुछ आपको मिनिमल 7 से 8 हजार पैसा मिलता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये दो चीजें सेपरेटली नेट के एग्जाम देने के बाद क्या होती है? या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या फिर आप रिसर्च में जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझते हैं कि कहीं भी यूनिवर्सिटीज में जब आप जाते हो तो आप कहानी शुरू करते हो उससे ही, क्या कहते हैं, रिसर्च से, सॉरी क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप शुरू करते हो, फिर बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो एंड देन प्रोफेसर बनते हो। बट इवेंचुअली एनी हाउ आपको अगर एकेडमिक्स में करियर बनाना है तो आपको रिसर्च से गो थ्रू करना ही होगा। तो बेसिकली ये फंडा क्या होता है कि अगर आपने मास्टर्स के बाद नेट निकाला है और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है तो आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, बट आप मास्टर्स के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। आपके पास एक हायर डिग्री होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, और वो हायर डिग्री क्या होगी? पीएचडी। ठीक है, तो एनी हाउ आपको पीएचडी में एनरोल होना ही होगा और तब आप मास्टर्स के बच्चों को पढ़ा पाओगे। सो योर करियर एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन रिसर्च। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समअप करूं तो इस पूरी कहानी में दो चीजें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च, और दोनों ही चीजों में जो सिंपल टर्म्स में हम समझें कि आप ना अपना करियर एकेडमिक्स में बनाते हो, यू मेक योर करियर इन एकेडमिक्स। ठीक है, इसके अलावा जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी और होती है, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी और होती है। वो क्या होती है? वो होती है पीएसयूज में मार्केटिंग ऑफिसर की। ठीक है, अब ये कस्टमाइज हो जाता है क्योंकि जिसने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया है वो अप्लाई कर सकता है, या फिर ये होती है आपकी पीएसयू में एचआर ऑफिसर की। ठीक है, अब यहां पे भी कस्टमाइजेशन क्या हो जाता है कि आपने एचआर में वो किया और यहां पे कोड 55 आपको एग्जाम देना पड़ता है। बाय द वे, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप कोड 17, अगर आपने एमबीए किया है तो आप कोड 17 और कोड 55 दोनों से ही एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमाइज आप समझ सकते हो। ठीक है, और कहना चाहिए कि अगर आप पीएसयू में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर काम करना चाहते हो तो आपको मार्केटिंग ब्रांच लेनी पड़ेगी और आपको वेट भी करना पड़ेगा कि कब कौन सी पीएसयू आएगी। इसके लिए इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमसे अलग से भी बात कर सकते हैं। हम विल बी एबल, आप हमारी टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए एंड देन यू विल बी एबल टू नो। तो ये क्या हो गया? ये हमने अपना पहला एजेंडा सेट कर दिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि वो क्या चीजें हैं, मैं क्यों दूं यूजीसी नेट, वो चीजें आपको अब थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आइए एक बार समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न यूजीसी नेट का कैसा होता है। सबसे पहले तो इस एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। पहले वाले को हम बोलते हैं पेपर 1, ठीक है, दूसरे वाले को हम बोलते हैं पेपर 2। जो पेपर 1 है आपका, वो है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड।
जो पेपर 2 है आपका, वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपका मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हर एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स दे दूं तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 300। ठीक है, तो टोटल 300 में से आपको अपना मार्क्स लेके आना है और इसी के हिसाब से सारा कट ऑफ, सारा 200, 150 जितना भी मार्क्स आपको लाना होगा, इस हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी चीज होती है, वो होती है आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स से क्या मतलब होता है कि दोनों ही जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं, यानी कि ये जो है, इसमें आपको एक मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका वो पेपर का कट ऑफ माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 2 में 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर दिए, यानी कि 200 मार्क्स आप इसमें लेके आ गए, एंड जो है आपका क्या कहते हैं, इसमें से 200 ले आए एंड आपने पेपर 1 में 0 मार्क्स लेके आ गए। ऐसा नहीं चलेगा, आपको दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आना होगा, और वो कितना है? दैट इज 40% फॉर ईच पेपर। ठीक है, 40% अगर मैं दोनों का निकालूंगा तो 40% आता है इसका कितना? 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका कितना आता है? 40 क्वेश्चंस। अब मैं अगर इसको मार्क्स में कन्वर्ट करूंगा तो बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स मैं यहां पे लिख देता हूं। सो क्वालिफाइंग मार्क्स आर आर 40 फॉर पेपर 1 एंड 80 फॉर पेपर 2। ठीक है, आई थिंक मैंने मैथ सही लगाई है। ठीक है, 40 इंटू 2 80 एंड 20 इंटू 2 40। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 300 मार्क्स का पेपर है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है यानी 100 मार्क्स हो गए, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है यानी कि 200 मार्क्स हो गए। दोनों में आपको मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स लाना होगा, विच इज 40 फॉर पेपर 1 एंड 80 फॉर पेपर 2। उसके बाद आप फिर जितना भी मार्क्स लाएं, आपका कट ऑफ अलग से डिसाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर का पैटर्न अगर देखा जाए तो पेपर जो होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। और जो बिगेस्ट कहना चाहिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एडवांटेज आपको है, जो थोड़ा सा हम लोग कहना चाहिए एक लॉलीपॉप बात जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। सॉरी, ये मैंने मार्केटिंग लिख दिया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन, अगर आपको आता नहीं है और अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि आपको आता नहीं था, तो ये एक महापाप की तरह कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 110% यहाँ पे आपको सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, सो आई थिंक इससे आपको ना एक पेपर के पैटर्न के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बिफोर दैट मैम एनीथिंग। तो जैसा कि अभिनव सर ने बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में, पेपर ओवरऑल 150 क्वेश्चंस का है, और इसमें हमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ईच पेपर में 40% चाहिए। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमारे को इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए ना वी गेट 3 आवर्स, तो 180 मिनट का खेल है सारा। 180 मिनट मिलते हैं हमें 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि दूसरे शब्दों में बोलूं तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे को मोर देन 1 मिनट मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट ना कभी भी यूजीसी नेट एग्जाम का इशू नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारे को कभी ये लगे कि हमारा पेपर छूट गया तो वो सरासर मुझे लगता है कि थोड़ी हंसी मजाक वाली बात रहेगी। ठीक है, और एट द सेम टाइम क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबकी ये अप्रोच रहती है कि हम सारा का सारा पेपर, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, एक लाइन ना हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ना बार बार यूज करते हैं, जो मैम ने क्या कहते हैं, मैम ने भी जो पॉइंट आउट किया कि अगर आपका कहना चाहिए ना कि अगर आपको आता नहीं, मतलब आपका पेपर इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि टाइम कम पड़ गया, आपका पेपर छूटेगा इसलिए क्योंकि आपको ना आता नहीं था। ठीक है, यानी कि टाइम यहाँ पे कोई भी प्रकार का कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ अब आते हैं अब हम नोटिफिकेशन पे।
ठीक है, कि आखिर इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आता है। एंड तो बेसिकली यूजीसी नेट जो साइकिल होती है वो एक साल में 2 बार होती है, यानी कि एक साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है, एक बार आपका जून में होता है और एक बार आपका दिसंबर में होता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे अनलिमिटेड है, बस एक एज का बार होता है, वो हम एज लिमिट में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अटेम्प्ट जो है कितने भी दे सकते हैं। अब आते हैं पेन पेपर बेस्ड मोड पे या सीबीटी मोड पे। तो यूजीसी नेट रीसेंट टाइम में आप बस इतना ध्यान रखिए कि सीबीटी मोड में हो रहा है, विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आप जाएंगे और पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर पे वो पूरा डिस्प्ले दिखेगा और वहाँ पे जाके आपको टेस्ट लगाना है और वहाँ पे जाके वो सारा आपका काम होगा। इसके अलावा एक दिन में यूजीसी क्या करता है, यूजीसी ना एक पूरा ना रेंज देता है कि जैसे रिसेंट टाइम में हमें पता है कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर में ऑनलाइन पेपर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यूजीसी केवल मैनेजमेंट में नहीं, मैनेजमेंट के जैसे 83 सब्जेक्ट्स में अपना नेट कराता है। आई थिंक 80 के ऊपर तो है ही, हाँ 83 है, तो 83 में अपना नेट कराता है। एंड बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्टेंट्स, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक चैलेंजेस, एक दिन में वो सारे पेपर नहीं हो जाते, अलग अलग शिफ्ट्स में वो सारे पेपर होते हैं, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन पहले क्या होता है, पहले नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको भरना होगा, एंड देन उसके बाद आप जाके एग्ज़ाम अपना दोगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा और सेंटर पे जाके आप अपना एग्ज़ाम दोगे। इसकी कुछ फीस होती है, आई थिंक 1000 रुपीज़ इज़ द फीस। एक बार आप ह्यूमन पेरिट्स की वेबसाइट पे भी चेक कर लीजिए, वहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एंड हाँ, तो इसके अलावा हाँ, तो जो पॉइंट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि अब देखिए, चूंकि ये पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है और पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के लिए समान है, यानी कि जो हिस्ट्री का स्टूडेंट नेट देगा उसका भी पेपर 1 का सिलेबस वही होगा जो आपका है, जो मैनेजमेंट का देगा उसका भी सिलेबस वही है। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ तो आई थिंक मैम 20 to 25 पेपर 1 पैरेलल फॉर्म्स बनती है, हाँ तो मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उससे हमें एक्चुअली बहुत अच्छा अंदाज़ा लगता है कि पेपर 1 में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, एंड हम अपनी सिलेबस की बाउंड्री उसी हिसाब से बना सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मैम? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ना, इसका रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि पेपर 1 अभी जैसे अभिनव सर ने बताया है कि 10 से 12 दिन चलता है, तो पेपर 1 के ना मल्टीपल फॉर्म्स निकालने पड़ते हैं, पैरेलल फॉर्म्स यूजीसी नेट को निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स हैं पेपर 1 के, तो उससे ये हमारा बेनिफिट रहता है कि हमारे को प्रैक्टिस करने के लिए पेपर 1 के ना बहुत अच्छे, बहुत क्वेश्चंस, बहुत वॉल्यूम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ना हम वही कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर एक ही एग्ज़ाम में हमें मल्टीपल एग्जाम पेपर मिल जाए तो उससे बड़ा अच्छा बात उस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए हो नहीं सकता। हम ये बात भी आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस की, ठीक है, कि आखिर वो क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है और उससे हम क्या अपनी कहानी बना सकते हैं। तो इसके लिए लेट मी टेक यू टू द ह्यूमन पेरिटस वेबसाइट। तो एक स्पेशल पेज हमने बनाया है, एवरीथिंग यू नीड टू नो कोड 17 ह्यूमन पेरिटस डालिए। पहले तो ह्यूमन पेरिटस हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाते हैं और एक स्पेशल पेज हमने बनाया हुआ है, हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो कि है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कोड 17, ठीक है। तो ये ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, एंड इसमें हम कैसे तैयारी कराते हैं, हमारा कोचिंग का तरीका क्या है, हमारी जो लाइव क्लासेस है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को लिखा हुआ है। तो मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूँ दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट, ठीक है। तो कोड 17 में आपको जाना है और इसी पेज पर आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। तो अपनी कहानी पे आते हैं और हम सिलेबस पे एक बार जाते हैं। सिलेबस आप चाहें यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से भी देख सकते हैं, एंड मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, तो इस पे मैं गया एंड गिव मी अ मिनट। हाँ, तो अब उसके बाद मैं अपना मैनेजमेंट के सेक्शन पे आता हूं, दैट इज दिस, ठीक है। तो अब
यहाँ से आप अपना मैनेजमेंट का सिलेबस वेबसाइट से सॉरी यूजीसी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं एंड आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हमने कोई विशेष इसमें मैजिक नहीं किया है, हमने कॉपी पेस्ट ही किया है। तो अब सिलेबस जो है वो आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है। अब देखिए एमबीए में ऐसा तो होता नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट होता है और आपको पढ़ाया चला जाता है कि हाँ भाई ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा जाता है, जैसे कि ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट हो गया, एचआरएम एक सब्जेक्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हो गया, या फिर अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट हो गया। सो देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से नेट ने भी अपने सिलेबस को बांटा है, जैसे कि आप बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैनेजर इकोनॉमिक्स है, तो ये एक्चुअली दो टॉपिक हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एक टॉपिक है, मैनेजर इकोनॉमिक्स एक टॉपिक है। इसके अंदर जाके क्या पढ़ना है वो भी आपको देखना है, ठीक है। दूसरा है आपका ओबी, ऐसे ही एचआर है, ऐसे ही मैनेजर अकाउंटिंग है, ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिटेल सिलेबस है वो यूजीसी ने हमें दिया हुआ है। अनलाइक अदर एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहां पे केवल कीवर्ड मेंशन होता है, बट उसके अंदर जाके क्या क्या पढ़ना होता है वो मेंशन नहीं होता। अब देखिए अंदर की कहानी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम पे देयर आर डिफरेंट कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं। किसी कॉलेज में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी जगह कुछ और। इफ आई एम करेक्ट, मैं आई एम एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड, तो मैम इफ आई एम इनकरेक्ट तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो डिटेलिंग बड़ी जरूरी है। इसी तरीके से यूजीसी में जो डिटेलिंग करी है एफएम की, वो क्या करी है? वो ये करी है। तो अब मुझे पता चल गया कि एफएम के नाम पे मुझे क्या क्या पढ़ना है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई। तो मुझे पता है कि एफएम के अंदर वैल्यूज एंड रिटर्न्स को मुझे जानना है, कैपिटल बजटिंग को मुझे जानना है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस को मुझे जानना है, डिविडेंड को जानना है, मर्जर एंड एक्विजिशन को जानना है, एंड सो ऑन। यानी कि आपके इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी उसको ही हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड टॉपिक कीवर्ड स्पेसिफिक है, उनसे रिलेटेड भी टॉपिक हो सकते हैं। तो यानी कि आपकी एक कन्वेंशनल बाउंड्री बन गई, ठीक है। दिस इज व्हाट कन्वेंशनल बाउंड्री जो आपकी सिलेबस की बन गई। बट अब यूजीसी क्या करता है? यूजीसी क्या इन्हीं टॉपिक्स तक स्टिक, जैसा कि मैम ने अभी जिक्र भी किया, क्या यूजीसी इन्हीं टॉपिक्स तक खुद को लिमिट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यूजीसी इन टॉपिक्स के अलावा भी जो है सवालों को पूछता है, ठीक है, सवालों को पूछता है। उसी के लिए जो हमने बार बार इस वीडियो में कहा भी है, उसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। उन्हीं से ये पता चलता है कि इन बाउंड्री के बाहर भी जो चीजें हैं वो पढ़नी है या नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मार्केटिंग में जाएंगे, ठीक है, मार्केटिंग में अगर आप जाएंगे तो मार्केटिंग में जो टॉपिक्स आपको दिए हैं, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ब्रांड मैनेजर, सर्विस मार्केटिंग, सीआरएम, इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो क्या यही चीजें हैं, यही सब टॉपिक पढ़ने हैं? नहीं, इनके अलावा भी जो सवाल है, जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ते होते हैं। और ह्यूमन पेरिटस ने इसी के हिसाब से जो ओवर द टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है सब्जेक्ट्स की, पेपर्स के एनालिसिस के बाद की, हमने अपना कोर्स को बनाया है। तो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक यू टू दी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो दिस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस, जिसमें जो ये कीवर्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ओबी है, कम्युनिकेशन है, पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और बुक्स तो हम बेचते ही हैं, बस बुक्स के साथ साथ हमने इस प्लेटफॉर्म पे भी हम आपको पढ़ाई करवाते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जब मैं जाता हूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इन चैप्टर्स की जो कहानी थी वो केवल और केवल इस सिलेबस की बाउंड्री से डिसाइड नहीं हुई। प्रीवियस ईयर के पेपर्स ने हमें बताया कि हाँ ये चीजें भी जो हैं वो आपको पढ़नी है, उसके हिसाब से ये सारे टॉपिक्स जो बने, ठीक है। तो अगर मैं इसको समअप करूं, इस पूरी कहानी को अगर मैं समअप करूं, गिव मी अ मिनट। हाँ, अगर मैं इस पूरी कहानी को समअप करूं तो इट इज, अगर आप अपना पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देने हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको सिलेबस से गो थ्रू करना है, सिलेबस की डिटेलिंग में जाना है और वहां से बाउंड्री बनानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने, भाई मैं तो इंदौर से पढ़ के आया हूं और मैंने वहां पे जो एमबीए के कोर्स में जो पढ़ा था वही टॉपिक्स में पढ़ के चला जाऊंगा। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको ना एक टारगेटेड अप्रोच रखनी होती है और उसके लिए आप सबसे पहला ही काम ये है कि सिलेबस से आप गो थ्रू करें, ठीक है। तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर।
अब बात आ जाती है दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, प्रीवियस ईयर पेपर की। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताएंगे कि आपको अपनी पढ़ाई का जो डिफिकल्टी लेवल रखना है या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, कितने डेप्थ में जाना है, ये आपको इन्हीं पेपरों से गो थ्रू करके पता चलेगा। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से जाइए, उसमें देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मार्केटिंग के पेपर में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि आखिर कितने डेप्थ में आपको जाना है। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक और बात समझाता हूं कि जो एमसीक्यू पेपर होते हैं और जो कॉलेजेस में हम पेपर देते हैं उनमें फर्क क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कॉलेजेस के पेपर में आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, तो मार्केटिंग मायोपिया, या फिर वो पूछेगा आपसे कि ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है। तो ब्रांड मैनेजमेंट पे आप अच्छा सा 4-5 लाइन या अच्छा सा एक पोथा 1.5-2 पेज का लिख देंगे जो भी है, और आपको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे रिलेटिव में जो भी है। पर एमसीक्यू पेपर में अगर वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है आपको ये पता होना चाहिए और वही ऑप्शन आपको टिक करना है, तभी वो सवाल सही होगा। यानी कि अगर ये बात है कि भाई मार्केटिंग जो है वो तहलका मचा देगा, ये किस आदमी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी मैरी पार्कर फोलेट, ऑप्शन सी फलाना, ऑप्शन सी धमाका। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन सही क्या है। आप ये नहीं लिख सकते कि ये वेरी गुड लाइन है एंड दैट इज द राइट आंसर। इफ आई एम इनकरेक्ट मैन प्लीज करेक्ट मी। ठीक है, तो यानी कि कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, आपको वो छोटी छोटी बातों को नोट करना पड़ेगा, तभी आप सही पढ़ाई कर पाएंगे। देयरफॉर वो सवाल, वो कीवर्ड क्या है, किस लेंथ में कवर करना है, किस टाइप के सवाल कवर करने हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू करके ही आप समझ पाओगे। देयर इज नो अदर वे टू डू इट। ठीक है, इसके अलावा एक और बात हम यहां पे करते हैं, पर उसके पहले लेट मी टेक यू टू द ह्यूमन पेरेटस पेज। और यहां पे हमने क्या किया है ना, हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। एंड हमने क्या किया है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको इसी एवरीथिंग यू नीड टू पेज पे दे दिए हैं। ठीक है, जब आप इस पे जाएंगे ना, तो 2009 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर आए हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे अलोंग विद द आंसर्स। ठीक है, देयर इज अ मस्ट। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तब तो करना ही है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हमने दे दिया है आपको वो पढ़ना है। हमने ये सारी चीजें सॉर्टेड कर दी हैं। पर अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हो, आपको इस पेज पे जाना है और आपको ना समझना है कि सवाल कैसे कैसे आए हैं। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था तो अब जो है हमें पिछले सालों के पेपर देखने के लिए नहीं जाना है। तो बकवास है वो। सिलेबस चेंज के नाम पे चीजें ऐड ही हुई थी, कुछ हटा ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल एचआरएम में क्या सवाल पूछ रहा है, ओबी में क्या सवाल पूछ रहा है, वो सारी चीजों को देखिए, किस लेवल के पूछ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा है या केवल डेटा पॉइंट पूछ रहा है, वो सारी चीजों से गो थ्रू करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या चीजें हैं। एक और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमसे पूछते हैं सर मेरे को पेपर दे दीजिए, मैं उन सवालों को याद कर लूंगा। आई मीन वो सवाल रिपीट हो जाएगा। मतलब देयर इज, पहली बात तो इसमें डिनाई नहीं है कि जो सवाल हैं वो रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। बट आप सोचिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर उसमें से 5 सवाल भी रिपीट हो गए, क्या वो आपका नेट निकलवाएंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, सो द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होंगे, इट इज द कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट होंगे। ठीक है, इट इज द कॉन्सेप्ट जो रिपीट होंगे, और आपको इसीलिए समझना है उन सारे कॉन्सेप्ट को, इसीलिए आपको पढ़ाई करना है। और इसके अलावा भी ये जो कहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने भी यूट्यूब पे कई बार देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चन ये कर लीजिए, यही आएंगे पेपर में एंड बच्चे लगे हैं उसको करने में। ठीक है, वो ना फील लेना होता है, फील आपको लेनी है तो फील ले लीजिए। फील आप इससे भी ले सकते हैं, फील आप कोई मोटिवेशनल गाना सुन के भी ले सकते हैं। फील तो देखिए बहुत आसान है आज की डेट में लेना। ठीक है, बट अगर आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाई करनी है और आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है, तो यूजीसी वालों को ना इतना, मतलब आई ऑलवेज से दिस कि यूजीसी वालों को ना इतना कम मत आका करिए। ठीक है, इतना अंडर एस्टिमेट मत करा करिए कि हाँ ठीक है हम ये करके चले जाएंगे, हम वो करके चले जाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ साइंटिफिक वे टू डू इट। उसका मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है। हम इसकी बात भी आगे भी करेंगे, यानी कि सिलेबस के कीवर्ड्स जो हो गए और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस हो गया, उसके बाद ही जो है आप जो है आगे बढ़िए। और हमने ह्यूमन पेरेटस ने यूजीसी नेट पेपर 1 पीवाईक्यूज के लिए प्लेलिस्ट चालू, हमने जो है वीडियो बनाना चालू कर दिया। उसमें हम यही कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाते हैं, उनसे हम समझते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ।
तो अगर आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं तो ये जितने भी PYQs हैं आपको क्विज वाइज सेग्रीगेटेड मिलेंगे। जो चैप्टर्स हैं उनके बाद इसी ह्यूमन पेरिटस के लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर क्विजेस डाली हुई हैं चैप्टर वाइज, और इन्हीं क्वेश्चंस को टॉपिक बाय टॉपिक सेग्रीगेट करके उन्हीं क्विजेस में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक जब अटेम्प्ट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसी मोमेंट पे कि आपको वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, दोबारा से आप बुक पढ़ सकते हो, दोबारा से ई बुक देख सकते हो, या फिर आप ह्यूमन पेरिटस लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डाउट भी रेज कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो डाउट है वो विद इन 24 आवर्स हम ट्राई करते हैं कि रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैम ने अभी बताया भी, एंड उसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया है, हमने सेग्रीगेट कर दिया टॉपिक वाइज। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में जो सवाल नेट में आए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एनरोल है तो आपको इस वीडियो को भी नहीं देखना है, आपको सीधे अपनी पढ़ाई चालू करनी है और उसी से आपको पूरा पढ़ाई करनी है। तो इसमें देखिए ये सवाल है, ये एक्सप्लेनेशन है, इनसे भी आपको पढ़ना है और इससे भी आपको गो थ्रू करना है, समझना है कि सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, इनको याद नहीं करना है। ठीक है, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू डू इट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यूजीसी नेट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, कि आखिर जो नेट का पेपर होता है मैनेजमेंट में जो दिया जा रहा है वो कितना डिफिकल्ट है। अब पहले क्या होता था, पहले सीबीएसई कराता था, सीबीएसई के बाद उसको यूजीसी ने टेक ओवर किया, उसके बाद फिर एक नई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बनी एनटीए और उसने फाइनली उसको टेक ओवर किया। ठीक है, तो क्या कुछ डिफिकल्टी लेवल बदला या नहीं बदला उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर यूजीसी नेट मैनेजमेंट की बात करी जाए और उसको रिलेटिवली 5, 6, 7, 8 साल के पहले देखा जाए तो रिलेटिवली जो सवाल थे वो थोड़े से डायरेक्ट होते थे, एप्लीकेशन बेस कम होते थे। बट जब से एनटीए ने टेक ओवर किया है, जो सवालों की क्वालिटी है, जो सवालों में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड है वो काफ़ी ही बढ़ गई है। ठीक है, कई सारे सवाल ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें एप्लीकेशन बेस में कोई सिचुएशन दे दी गई है और उसमें ये पूछा गया है कि आखिर इसमें कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज होगी। ठीक है, जैसे एक फेमस है मार्केट स्कीमिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कौन सी उसमें यूज होगी, इस टाइप के सवाल देखने को मिले हैं। दूसरी चीज, कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड सवाल देखने को मिले हैं कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। सो दीज क्वेश्चंस रिक्वायर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसमें आप तुक्का बेस्ड जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, कई सारी चीजें आपको उस मोमेंट पे सोचनी पड़ेंगी तभी वो सवाल ठीक होगा। हैविंग सेड दैट दूसरी बात, इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल जो है वो कठिन है। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको सिस्टमेटिकली अगर आपने पढ़ाई करी है, आप सिलेबस में आपने 100% कंप्लीट किया है और आप प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू भी करे हैं, आपको डेप्थ भी पता है, तो डेफिनेटली ये पेपर जो होगा वो आपको इजी या मॉडरेट, जो भी बोल रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेपर आपके लिए डुएबल होगा। ठीक है, चैलेंज एक और यहाँ पे जो जिक्र किया जा सकता है वो है वास्टनेस का। अब अगर देखिए मैनेजमेंट का जो क्लोज कंपटीशन होता है वो एचआर से कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो एचआर के लिए भी एलिजिबल हो। तो एचआर के सिलेबस की बात क्या होती है, एचआर का सिलेबस कम होता है रिलेटिवली। वहीं पर अगर मैनेजमेंट में देखा जाए तो उसमें एफएम भी पढ़ना है, ऑपरेशन भी पढ़ना है, अकाउंटिंग भी पढ़ना है, एचआर ओबी तो पढ़ना ही है, पर साथ में ये जो मार्केटिंग ऑपरेशन ये सारे भी पढ़ने हैं और कुल मिलाकर 10 के अराउंड यूनिट इसमें होती है। नंबर ऑफ यूनिट्स भी रिस्ट्रिक्टेड टू 6 ही है, आई गेस। नंबर ऑफ यूनिट्स भी जो लेबर लॉज में है वो एचआरएम में है जो 6 है। ठीक है, तो वास्टनेस बहुत है, ये जरूर एक चैलेंज है कि आपको टाइम देना पड़ेगा इस एग्जाम को, जल्दी से जल्दी करना होगा, प्लान बनाना होगा, तभी जो है आप इसको पूरा अच्छे से कर पाओगे। एक चीज और मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर आप इस चीज को गौर करो तो जो लोग अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं या कर रहे हैं और और अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है नेट देने के लिए, तो उनके लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा पेपर 2 की जो अप्रोच है ना वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहती है, क्योंकि आप अभी पढ़ के निकले हो। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उनके लिए हाई रहेगा जो थोड़े जैसे 10 साल बाद पढ़ाई करने दोबारा निकले हैं। तो मैंने भी जब नेट एग्जाम दिया था तो थोड़ा गैप के बाद दिया था, तो थोड़ा सा लगता है कि भाई छूट गया पीछे, चीजें भूली बिसरी याद हो जाती हैं। तो वो चीज वो डिफिकल्टी भी वो एक फैक्टर है जो डिफिकल्टी डिसाइड कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैम की बात से, बट मैं एक जो करंट टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कभी उन्हीं के ज़माने में था, तो
एक अजम्पशन यहाँ पे ये ले लिया मैम ने कि आज के स्टूडेंट्स पढ़ के आए होंगे एमबीए में, बट यूजुअली सिनेरियो ऐसा रहता नहीं है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान जाता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो ये 2-3 बातें जो हमने आज करी डिफिकल्टी लेवल के नाम पे, वो ये है कि वास्टनेस जरूर है बट डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने सिस्टमेटिकली तैयारी करी है, कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई करी है, प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू करे हैं, तो डेफिनेटली डुएबल है। टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा। मोह माया के जो बंधन है, जो यूट्यूब है या ये है वो है, इंपॉर्टेंट है, इन सब माया से निकल के पढ़ाई पे आना पड़ेगा, तभी आप टारगेट अपना अचीव करोगे। यूजीसी को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि कई सारे स्टूडेंट ना इस बात पे ऐसा कहते हैं कि सर देखो ये कैसा सवाल पूछ लिया, सर देखो ये कैसा सवाल पूछ लिया, ये भी कोई पूछने का सवाल है। गाइस 100 सवाल आते हैं, उसमें से 5 या 8 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे ही जो नहीं हो सकते थे, ठीक है, पढ़े ही नहीं होंगे, कभी भी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े ही नहीं होंगे और आप उनको कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। इन सवालों को कहते हैं दे आर रोड ब्लॉकर सवाल। उन सवालों से आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा उन सवालों से जिन सवालों जो आपने आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, 2018 जून के पेपर में ही मैनेजमेंट में एक सवाल आया था। सवाल में ये पूछा गया था कि ये जो फलाना बैंक है, आई थिंक बैंक था या शायद लोकल बैंक, रीजनल रूरल बैंक थे, वो कौन से ईयर में बने हैं, राइट। तो कोई तेलंगाना का था, कोई आंध्र प्रदेश का था, कोई किसी का था, कोई किसी का था, कोई उड़ीसा का था। तो वो कौन सी ईयर में बने, नेट ने, यूजीसी ने ये उठा के पूछ लिया। यानी कि अगर इस एग्जाम को चाचा चौधरी भी दे रहे होते तो बिना साबू की मदद लिए वो नहीं दे पाते कि भाई साबू बता दे मेरे को और क्या उसका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये तो जाना ही नहीं जा सकता ना, हर एक आप कितनी लिस्ट याद कर लेंगे। तो दीज आर रोड ब्लॉकर सवाल, इनके लिए चिंतित नहीं होना है। और ये सबके लिए रोड ब्लॉकर्स जो होते हैं वो सबके लिए सेम ही होते हैं, है ना। तो जो मेरे लिए चैलेंज है वो और स्टूडेंट्स के लिए भी तो चैलेंज रहेगा। तो यानी कि ये आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन आपकी जो सिस्टमेटिक पढ़ाई है वही डिसाइड करेगा, वही चेंज मेकर होगा आपके जीवन में, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट में क्या कट ऑफ आपको टारगेट करना है, ठीक है। यानी कि कट ऑफ कितना होता है, ठीक है। अब कट ऑफ कितना होता है मैं बोल दूं आपको। पहले तो एग्जाम में 300 मार्क्स का पेपर है और 300 मार्क्स में आपको कुछ मार्क्स लेके आने होंगे, कुछ 200 लाने होंगे, कुछ 190 लाने होंगे, कुछ 180 लाने होंगे। अब कट ऑफ भी जो होता है वो जेआरएफ का हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है, और अब जो चेंज में कहानी में पहली बार हमें पता चलेगा वो होगा पीएचडी ओनली का भी होगा, ठीक है। अलग अलग कट ऑफ जो है निकलेंगे, ठीक है। तो अब इसको जानने का तरीका क्या है, मैं आपको एक रैंडम फिगर दे दूं, 200 लाने हैं, 190 लाने हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका भी तरीका होता है, उसका तरीका क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर्स में जाके देखें कि आखिर मैनेजमेंट का कट ऑफ कितना क्या क्या रहा, उससे कोई अंदाजा लगाते हैं और एक टारगेट सेट करते हैं कि हाँ भाई इतना मार्क्स लेके मुझे आना ही होगा। तो उसके लिए लेट मी अगेन टेक यू टू द ह्यूमन पेरिटस एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट पेज, और इसमें जो है कट ऑफ की कहानी यहां से आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जाके आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे और इसमें कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ है। हम एक काम करते हैं, हम अनरिजर्व का समझते हैं और अनरिजर्व से आप अपने हिसाब से रिलेटिवली देख लीजिएगा। आप ये पेज भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ उसमें जो अनरिजर्व का कट ऑफ था वो था 64.67 जेआरएफ और 56.67% नेट और जेआरएफ अब बदल जाएगा, पर अभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम जेआरएफ को देखते हैं। तो जेआरएफ अगर 64.67% है तो इसका मतलब हुआ आपका मार्क्स कितना हुआ, 180 प्लस 4 12 194 मार्क्स हुआ, ठीक है। यानी कि आपको 300 में से 194 मार्क्स लाने थे। यही जून 2023 में बात करते हैं तो 61.33 हो गया, ये कितना होगा, ये 184 हो गया। यही बात करें दिसंबर 2022 में तो ये कितना हो गया, 67.33 हो गया। यानी कि आपका ये हो गया कुछ कितना 202 के मार्क्स के अराउंड हो गया, ठीक है। जून में बात करें तो 59 रह गया, जून 2020 में बात करें तो 65 रह गया, ठीक है। मैं दिसंबर 2019 में बात करें तो 61 रह गया। तो आप इन पूरी कहानी से ये समझ रहे होगे कि जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो 60 से लेके 70 के बीच में कुछ झूम रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपके सामने है, 60 से 70 के बीच में झूम रहा है। यही आप नेट का देख सकते हो, यही आप बाकी कैटेगरीज का देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो कट ऑफ है वो झूम रहा है। तो यानी कि
इससे हम डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कट ऑफ कितना रखना है। तो हम जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कट ऑफ रखने के लिए, दैट इज 70% आप अपना टारगेट रखिए जेआरएफ के लिए, दैट इज 210 मार्क्स आप बिल्कुल टारगेट करिए, ठीक है। और बिल्कुल डुएबल है, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, इट्स जस्ट कि अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करोगे तो आप उस तक पहुंचते चले जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो कहानी थी वो मार्च अप्रैल 2024 के अराउंड थोड़ी सी बदली थी, ठीक है। यूजीसी ने कुछ चेंजेस किए थे, हम उसको आज समझेंगे कैसे ग्रेजुएशन उसमें आता है, क्या पीजी के लिए कुछ बदला है कि नहीं। और उसके लिए लेट मी टेक यू टू द ह्यूमन पेरिडस वेब पेज, ठीक है। तो जब आप एवरीथिंग यू नीड टू के पेज पे जाते हैं तो अब हम एलिजिबिलिटी वाले पेज पे चले जाते हैं। एंड गिव मी अ मिनट, हाँ ठीक है। तो एलिजिबिलिटी को पहले समझते हैं। पहले तो दो कैटेगरीज हैं, एक है मास्टर डिग्री वाले और दूसरे हैं बैचलर वाले। पहले हम मास्टर डिग्री वालों को समझ लेते हैं। और मास्टर डिग्री वाले जो होते हैं उनमें ज्यादा चेंज नहीं आया, एक दो छोटे छोटे चेंज हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो अगर आपका 2 ईयर मास्टर डिग्री है, डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा है, डिग्री की बात कर रहा है, 2 ईयर मास्टर डिग्री है तो यू आर एलिजिबल। और अगर आप अनरिजर्व्ड है तो आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है लेके आना होगा, ठीक है। अगर आप कोई और कैटेगरी में है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है तो आपका पास 50% होगा, और 55% अगर आप होगा तो आप नेट को दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो कोड 17 से भी ये पेपर दे सकते हैं, और कोड 55 दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेबर वेलफेयर, उससे भी ये पेपर दे सकते हैं। उसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद आपने किसी भी मोड में ये एमबीए किया हो, किसी भी मोड में किया हो, चाहे ऑनलाइन किया हो, चाहे फुल टाइम कॉलेज में जाके बिल्कुल टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करी हो, इससे यूजीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यू आर एलिजिबल फॉर कोड 17 यूजीसी नेट, ठीक है। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि रिलेटिवली मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, उनकी कहानी क्या होती है। तो उनकी कहानी का तरीका क्या होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा डिप्लोमा किया हुआ है जो आपको लगता है कि मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो उसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा। वो चेक आप कहाँ करोगे? वो चेक करोगे आप एआईयू की वेबसाइट पे। आपको एआईयू के वेबसाइट पे जाना है और वहां पे देखना है कि आपके कॉलेज का जो नाम है वो है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज का नाम है उसमें कि नहीं, तब जाके आप जो है एलिजिबल हो गए। और ये कहानी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, फॉरेन यूनिवर्सिटी सबके लिए वैलिड होती है, ठीक है। वहीं से आपको पता चलेगा आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है। अच्छा, ये हाँ, अब एक और नया, ये तो कहानी जो थी ये पहले भी थी। अब जो नया चेंज आया मास्टर डिग्री वालों के लिए वो क्या आया? वो ये आया कि अब अगर आप, पहले क्या होता था, पहले अगर आप मास्टर कर रहे हो, अगर आप एमबीए कर रहे हो, लेट्स सपोज एमबीए के एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो जो थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि जून के लिए जो दिसंबर का, जून में अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो जो दिसंबर का पेपर होगा वो आप देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और फिर उसके स्कोर को कंसीडर किया जाएगा फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ऐसा नहीं है गाइस, अब ऐसा नहीं है। अब आप नेट जब आप कोर्स में गए तब भी आप नेट दे सकते हो। जैसे ही आपने एनरोल किया कोर्स में, एमबीए के कोर्स में या मास्टर्स के कोर्स में, तो आप नेट दे सकते हो, बशर्ते अब यहाँ पे क्या बात आती है, बशर्ते आपका, जैसे आपने नेट दिया और आपका स्कोर आ गया और आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। अब ये जो कोर्स आपने जो दिया, पर आपकी मास्टर डिग्री तो पूरी नहीं हुई है, अब क्या करोगे? तो इसके लिए नेट आपको, यूजीसी ने अब आपको बताया है कि अगर आपने जेआरएफ का आपका स्कोर आ गया है तो वो स्कोर 2 साल तक आप उस स्कोर, मतलब आपकी जो डिग्री है, मास्टर डिग्री जो है, वो आपकी विदिन 2 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। एक होती है जेआरएफ की वैलिडिटी, उसकी बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है कि रिजल्ट आने के बाद आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 2 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। वहीं अगर आप ओनली पीएचडी के कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तब आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 1 साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। लेट मी अगेन समराइज दिस कि
जेआरएफ सर्टिफिकेट की, जेआरएफ का जो आपका रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, दैट इज अ गुड थिंग। पर अगर आपने मास्टर डिग्री आपकी पूरी नहीं हुई, आप फेल वगैरह हो गए आखिरी सेमेस्टर में, आपने सेकंड सेमेस्टर में नेट दे दिया, तो आपको जो अपना पूरा डिग्री है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी होगी, तभी जेआरएफ जो है आपका एलिजिबल हो जाएगा। तो एक है मास्टर डिग्री की कंप्लीशन और एक है आपका जेआरएफ की वैलिडिटी, दोनों ही सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद 4 साल का जो बैचलर डिग्री का जो नया इंक्लूजन आया है आफ्टर नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के रोड मैप के थ्रू, तो वो ये आया है कि अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री किया है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर JRF एंड एडमिशन टू PhD ओनली, यानी कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी सीधे ही रिसर्च के लिए जा सकते हैं, JRF एंड PhD ओनली। बट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं है, वो केवल मास्टर्स के बाद ही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपके पास एटलीस्ट 1 हायर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि वो मास्टर्स है। तो इससे हमें समझ में आता है दैट इज ये मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे मास्टर्स में 55% चाहिए था अनरिजर्व के लिए, उसी तरीके से इसमें अनरिजर्व के लिए जो परसेंटेज चाहिए दैट इज 75%। कि ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में आपके 60% आए, तीसरे साल के बाद मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं मेरी रिसर्च के लिए चला जाता हूं और अब मैं पढ़ लूंगा, नहीं भाई, 75% आपको लेके आने हैं, वहां अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आपका नेट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब जो सबसे कहना चाहिए सबसे एनलाइटमेंट जो यूजीसी ने इस देश को दिया है, एजुकेशन सिस्टम को दिया है, वो है विच सब्जेक्ट यू कैन चूज। तो देयर आर 83 सब्जेक्ट जिससे आप नेट देते हो, और इन 83 सब्जेक्ट में से आप किसी में भी नेट दे सकते हो फॉर योर आफ्टर योर बैचलर। कि अगर आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी है तो आप मैनेजमेंट में जाके नेट दे दो, ठीक है। दिस इज नाउ पॉसिबल आफ्टर यूजीसी चेंजेस जो उन्होंने मार्च के अराउंड लेके आए, नाउ यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। बट जो मास्टर्स होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन में ही देना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट में मास्टर्स किए हो तो आपको मैनेजमेंट में देना है, संस्कृत में जाके मत दे देना, ठीक है। इच्छा है तो दे दो, उसमें कोई रोक टोक है नहीं। बट ग्रेजुएशन में ये कि ग्रेजुएशन में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में जाके अपना जो है नेट दे सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम बात करते हैं, गिव मी अ मिनट, हाँ, एज लिमिट की, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट में एज लिमिट क्या होती है उसके बारे में अब हम समझते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि नेट जो है वो आप कितनी भी बार दे सकते हो। तो क्या जीवन भर देता रहूं? अब उस पर आते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 थिंग्स विच आर JRF, सेकेंड इज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड थर्ड इज PhD ओनली, ठीक है। अब JRF जो है वो उसमें क्या होता है, उसमें आप कॉलेज में जाओगे और आप रिसर्च करोगे और सरकार आपको देगी पैसा, ठीक है। बट जो JRF की एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व, कि आप 30 साल से ज्यादा के एज के नहीं होने चाहिए। तो यहां पे भले ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे बैरियर नहीं है, बट एज का बैरियर जरूर है, दैट इज मस्ट नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, ठीक है। अब ये 30 ईयर्स कब से? दिस 30 ईयर्स इज एज ऑफ फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच यूजीसी नेट इज शेड्यूल। तो अगर आपका नेट एग्जाम जून 2024 में है शेड्यूल, या फिर दिसंबर 2024 में शेड्यूल है, तो 1 दिसंबर से पहले आप जो है 30 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप 30 साल से ज्यादा के हो गए तब आप एलिजिबल नहीं हो गए। यानी कि अगर आपकी 5 दिसंबर का अगर आपका बर्थडे और 5 दिसंबर को आप 31 के हो गए, तो सॉरी 30 के हो गए, सॉरी अगर आपका जन्मदिन जो है वो आपका 30 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। अगर 5 दिसंबर को आप 31 साल के हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर फॉर JRF। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो अनरिजर्व की कैटेगरी को मिलता ही है, साथ में वुमेन को भी मिलता है, नो मैटर वॉट एवर बी द रिजर्वेशन क्राइटेरिया, वो है 35 ईयर्स, ठीक है। सो देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर SC, ST, ST, PWD, थर्ड जेंडर ऑफ वुमेन कैटेगरीज कैंडिडेट। तो ये है JRF की एज लिमिट। बट असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD की एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट फॉर PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। वो आप किसी भी साल में दे सकते हो, किसी भी एज में दे सकते हो। इनफैक्ट
देर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स जो पहले कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कई साल कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं भैया अब अकेडमिक्स में जाके काम करना है, और वो नेट का एग्जाम देते हैं। वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स जो ऐसे भी हैं, और आप भी अगर सेंटर पे जाओगे तो आपको कई सारे ऐसे एज ग्रुप के भी मिलेंगे जो देखने से स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो एज लिमिट हो गया। अब हम बात करते हैं अगली चीज की, दैट इज कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट में जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्च के अराउंड आया है, इसमें ये कैटेगरी की कहानी क्या है। ठीक है, क्या मतलब है कैटेगरी का, ये सब अब हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट को, तो बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। तो बेसिकली अब तक जो रिजल्ट आता था उसमें दो चीज़ों के लिए आप सिलेक्ट होते थे, एक होता था जेआरएफ, एक होता था जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सॉरी, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा होता था असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यही जो रिजल्ट देने का तरीका है, यही तरीका अब बदला जा चुका है, और ये तरीका अब आ गया है किस पे, कैटेगरी में। ठीक है, तो आपके रिजल्ट में लिखा लेगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो पहला है कैटेगरी 1, दूसरा है कैटेगरी 2, और तीसरा है आपका कैटेगरी 3। ठीक है, तो अगर आपका जो मार्क्स आया है वो ऐसा आया है कि कैटेगरी 1 का कट ऑफ क्लियर हो गया है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर जेआरएफ, you will be eligible for assistant professor and you will be eligible for PhD only। ठीक है, तो JRF के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, एंड PhD ओनली के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेट मी टेक माई टाइम हेयर टू डिफरेंशिएट यू बिटवीन JRF एंड PhD ओनली। तो अब तक क्या होता था, आप अगर नेट का एग्जाम दे भी दो तब भी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कराती थी, तो स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम से गो थ्रू करना पड़ता था जब वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो यूजीसी ने सोचा कि ये तरीका सही नहीं है, एक ही एग्जाम कराइए, उसी से आप गुणवत्ता छांटिए, और उसके लिए क्या कर दिया कि ये जो मल्टीपल यूनिवर्सिटी का जो फंडा था ये बंद कर दिया, और अब से क्या होगा, अब से एक एग्जाम होगा जिसमें आप जेआरएफ और पीएचडी ओनली दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। कैटेगरी 2 का मतलब क्या होता है, कैटेगरी 2 का मतलब होता है कि अगर आपका कैटेगरी 2 का कट ऑफ निकला है तो आप जेआरएफ नहीं दे सकते। ठीक है, जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। वहीं अगर आपका कैटेगरी 3 का कट ऑफ क्लियर हुआ है तब आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, और पीएचडी के लिए एलिजिबल रह जाओगे बस। ठीक है, तो एक उदाहरण समझते हैं अपने नेट के लिए। तो जैसे अब हमने डिसाइड किया था 60 से 70 का, तो लेट सपोज अब क्या आएगा, अगर आपका 68% के ऊपर है, इसका कट ऑफ 68 आया, इसका 65 आया और इसका 64 आया, अगर आपका 68% से ऊपर आया स्कोर, तब आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और पीएचडी ओनली के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 65 के ऊपर आया तब आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, बट यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। ठीक है, अच्छा, क्वालिफाइड वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एलिजिबल वर्ड यहाँ पे मैंने नहीं सही यूज नहीं किया। कैटेगरी 3 में जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो, बट पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो। ये क्या मतलब है, ये मतलब होता है कि जेआरएफ में बेसिकली जब आप एडमिशन लेता है तो सरकार आपको ना 35 से 40 हजार रुपए देती है। ठीक है, और ये होती है आपकी फेलोशिप। पर ऐसा नहीं है कि आपका जेआरएफ नहीं हुआ तो आप पीएचडी कर ही नहीं सकते, पीएचडी आप कर सकते हो। इस नेट के स्कोर को अब आप यूज कर सकते हो। अब तक क्या था कि भाई जेएनयू में जाके मैंने पीएचडी का एग्जाम दे दिया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके दे दिया, पर अब नेट दो, वही स्कोर वैलिड होगा। तो असिस्टेंट, तो पीएचडी ओनली में सरकार आपको पैसा देती है, बहुत ही कम देती है, हालांकि ये 7-8 हजार कुछ पैसा होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम पैसे के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जेआरएफ और पीएचडी ओनली कैसे अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैटेगरी सिस्टम। अच्छा, इसमें एक और बात, भाई जेआरएफ निकाल लिया, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद वही प्रोसीजर जो अब तक होता है कि आपको अलग अलग कॉलेजेस में जाके अप्लाई करना होगा, एंड उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, एंड इसमें कोई और बात, हाँ एक और बात कि
JRF और PhD ओनली में एक डिफरेंशिएशन और आता है। वो क्या आता है कि जब आप JRF क्लियर करते हो तब आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, उसमें एडमिशन के लिए क्या कहना चाहिए जाओगे, तो आपका जो रिटन स्कोर है उससे आप ऊपर उठ जाओगे। मतलब वो कंसीडर नहीं होगा, 100% आपका जो इंटरव्यू का जो वेटेजेस हैं वो कंसीडर होंगे। इंटरव्यू के वेटेजेस में रिटर्न भी हो सकता है बाय द वे, बट उसको हटा देते हैं, अभी उस बात पे नहीं आते हैं। PhD ओनली में क्या होगा, PhD ओनली में ऐसा नहीं होगा। PhD ओनली के लिए जब आप अप्लाई करोगे तब 70% जो मार्क्स से आपका वेटेज जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है, नहीं ये रिटर्न होगा, और जो 30% है वो है आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग दिस थिंग, 70-30 क्या है, बट आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट कर जाएगा, यानी कि रिटर्न स्कोर की वैल्यू PhD एडमिशन में होगी, बट JRF में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप सीधे जाके अपना इंटरव्यू का 100% मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो कैटेगरी की कहानी थी ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई, एंड इसकी फोटो लेके अपने पास रख लीजिए, इससे ना आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी कि आखिर क्या कैटेगरी का फंडा था, ठीक है। ओके ओके, तो ओके हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि UGC नेट की पढ़ाई में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन से नोट्स देखने हैं, ये बात अब हम करते हैं। तो बेसिकली जो भी बुक्स आपने मैनेजमेंट में पढ़ी होंगी, चाहे फिर वो कॉटलर की किताब हो, चाहे फिर वो रॉबिन्सन की किताब हो, OB की, या कोई और किताब होगी, फर्स्ट थिंग शुड बी नोटेड कि दीज आर द बेस्ट बुक जो UGC नेट के लिए हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बुक्स ये हैं। अगर आपने इससे बहुत थॉरली अपना MBA में पढ़ाई किया है और थोड़ा बकैती कम काटी है, तो ज़रूर इन किताबों से जो आपने नोट्स बनाए हैं दे आर वेरी गुड सोर्स, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बट दिक्कत क्या है, दीज अगर आपने उनसे पढ़ाई नहीं करी है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और वहाँ पे आती हैं चीज़ें टारगेटेड, ठीक है। अब देखिए UGC नेट की पढ़ाई में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कीवर्ड बेस्ड होकर पढ़ाई करें, यानी कि जो कीवर्ड आपको पढ़ने हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस में वही चीज़ों पे आप पढ़ाई करें, और किस डेप्थ में पढ़ाई करें, जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि कन्वेंशनल के बाहर क्या क्या आ रहा है। यानी कि एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच आपको अपनी पढ़ाई में रखनी होगी। देयरफॉर उनसे एनालाइज करके आपको क्या कहना चाहिए, अपना जो बुक्स है या फिर जो नोट्स हैं वो आप देखिए। एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू टेल यू कि ह्यूमन पेरेटस ने यही चीज़ों को ध्यान में रख के देयर आर कंसाइज बुकलेट्स जो हमने बनाई है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रचार लग रहा है ऐसे, हम लोग इसको पकड़ के बैठे हैं, बट ना आप ये देख सकते हैं कि अगर मार्केटिंग की OB की किताब है, हमने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के जो है किया हुआ है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, एंड इसके बारे में आप और भी जान सकते हैं कि कैसे आपकी पढ़ाई होगी। और इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि जो कॉटलर की 700 पेज की जो किताब है, अगर आप उससे गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप 140 पेज की जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की ह्यूमन पेरेटस की किताब है उससे आप गो थ्रू करिए, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपकी परीक्षा के लिए आपको जरूरी है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, अगर आप कॉटलर से पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉटलर से पढ़िए, बट उस बाउंड्री को जरूर ध्यान रखिए। कॉटलर में तमाम ऐसी चीजें भी होंगी जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, उनपे मत जाइए, उनको मत देखिए। जरूरी क्या होगा, वो कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई, जो सिलेबस से आपको पता चला उससे सारे कीवर्ड इकट्ठा करके आपको पढ़ना होगा। अगर आप ह्यूमन पेरेटस के साथ एनरोल्ड हैं तो ये हेडेक जो है आपका जा चुका है, आपको इन्हीं किताबों को फोकस करना है, और जो हमने तरीका पढ़ाई का रखा हुआ है उसी पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा देयर इज वन मोर एस्पेक्ट जो मैं आपको बोलूंगा, वो है कि एक ना ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए इस सब्जेक्ट के, और ये कर दीजिए वो कर दीजिए, इनसे भी ना थोड़ा सा बचिए, ठीक है। क्योंकि अगेन UGC को अंडरमाइन करना ठीक नहीं रहता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, और अपनी पढ़ाई को थोड़ा साइंटिफिकली थोड़ा सोच के करिए कि आखिर क्या वो कीवर्ड है और मुझे कैसे अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली अविनाश सर जो कहना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा 2 लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि एज अ स्टूडेंट ना, मतलब मैं तो हमेशा यही बोलूँगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट। 100% कवरेज ऑफ सिलेबस पे ना हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब हमारी ये अप्रोच रहती है ना, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करते हैं,
और ना सिर्फ तैयारी करेंगे बल्कि हम अपने टारगेट को भी 100% अचीव कर पाएंगे। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज भी यही रूल है और मेरे ख्याल से आगे आने वाले सालों में भी यही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान में रख के ही अपनी तैयारी करना। हाँ ठीक है। हाँ तो अच्छा यहाँ पे ना मैं पेपर 1 की भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ। अब देखिए मैनेजमेंट में तो पता है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है और आपने कुछ कुछ पढ़ा भी होगा एमबीए में और कुछ कुछ चीज़ें टारगेटेड हो भी गई। पेपर 1 का चैलेंज ये होता है कि पेपर 1 में यही पता नहीं होता कि आखिर पेपर 1 के नाम पे पढ़ना क्या होता है। इसके लिए मैं एक बार आपको ह्यूमन पेरिटस के इस पेज पे ले जाता हूँ और एक बार हम पेपर 1 के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस फॉर पेपर 1 मिल जाएगा। तो पेपर 1 में भी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमानी है। पेपर 1 में भी जो सिलेबस की बाउंड्री है उससे आपको गो थ्रू करना है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है मुझे, रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, या आईसीटी में क्या क्या चीज़ें हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे जानना है कि आखिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, उससे आपकी बाउंड्री बनेगी। इसके साथ साथ ये भी जानिए कि पेपर 1 में भरमार भी है आपके पास सवालों की, क्योंकि एक साइकिल में जून की साइकिल में जैसे या दिसंबर की साइकिल में देयर आर 20 to 25 पेपर जो आपको पेपर 1 के मिल जाएंगे। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो 5 सवाल जो आते हैं वो 5 सवाल 50 हो जाएंगे, 25 × 5 125 हो जाएंगे। तो उससे आपको ना एक बहुत अच्छा बाउंड्री मिलेगा कि आखिर पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू शुड नो कि आप पेपर 1 में लेट सपोज कि आपका जो स्कोर आया कि लेट सपोज आपका पेपर 1 में 65% स्कोर आया और पेपर 2 में आपका 50% स्कोर आया। तो आपने बोला कि नहीं भाई पेपर 1 में तो अच्छा स्कोर है पर पेपर 2 में मेरे को और मेहनत करनी है तो मैं और ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा ठीक। ये गलत धारणा है। पेपर 1 में जो गुड स्कोर है दैट इज मोर देन 80%, यानी कि पेपर 1 में 100 में से एटलीस्ट आपको 80 से 85 मार्क्स टारगेट करने हैं। 50 में से 40। हाँ 50 में से 40 जो उसका कैलकुलेशन आएगा। 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं आपको और 100 में से 80 सवाल 80 मार्क्स के ऊपर आपको लाना होगा। दैट इज अ गुड स्कोर। और उसी के लिए लगती है सिस्टमेटिक पढ़ाई, जैसे कि जो ये सिलेबस की कीवर्ड्स हैं इसके थ्रू। एंड अगेन आई शो यू कि हमने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया है। तो बेसिकली इसी कोर्स में आपको पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मैं किसी भी एक टॉपिक में चला जाता हूँ। लेट मी टेक यू टू दी कोई भी एक ले लेते हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट में लेते हैं। जब मैं इसमें जाऊंगा तो पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो कीवर्ड है सिलेबस का दैट इज ये कहाँ गया, ये रहा। ये सारा सिलेबस है पीपल एंड एनवायरनमेंट का, है ना। और इसी में आपको जो ये टॉपिक्स बने वो इस तरीके से हमने बांटे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन। अब इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर नॉइस पॉल्यूशन की क्लास देखने को मिलेगी, इसके अंदर नॉइस पॉल्यूशन की ई बुक मिलेगी, ठीक है, क्लास मिलेगी, ई बुक मिलेगी एंड क्विज मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ई बुक दिखाऊं तो ई बुक में ये जो अंदर की चीजें भी कवर करी गई होंगी ना, ये इसी को ध्यान में रख के करा गया है कि आखिर नेट ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। ये साउंड एंड इंटेंसिटी पे पूछा है, ठीक है, या फिर आपका ये जो मेजरमेंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन है इस पे पूछा है, नॉइस लेवल स्टैंडर्ड पे पूछा है। कन्वेंशनल बुक में क्या दिया हुआ है इन टॉपिक से रिलेटेड वो भी कवर्ड होगा, हाँ। ठीक है। एट द सेम टाइम जो पीवाईक्यूज में पूछा होगा वो भी होगा। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि टोटली अपडेटेड चीज है यहाँ पर, है ना। उसी को ध्यान में रख के ये पूरा कंटेंट बनाए, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी चीज। और इन्हीं के बाद आपको जो हमारा तरीका है सवाल लगाने हैं एंड देन यू विल डन विद द नॉइस पॉल्यूशन। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो वापस अपने कहानी पे आते हैं। तो बेसिकली जो इसको समअप अगर कर इस चीज को अगर हम समअप करें तो हाँ, तो पेपर 1 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत है, ठीक है। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो कीवर्ड बेस्ड बुक पढ़िए। पेपर 1 में एटलीस्ट 80% आपको टारगेट करना है, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। और क्या कहते हैं, अगर आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं तो फिर तो आपको कोई चीज़ को देखना ही नहीं है, हमने जो पढ़ा है उसको आप सीधे सीधे पढ़ते चले जाइए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस इज हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कि आखिर तैयारी करनी कैसे है। तो बेसिकली ये बात हम बार बार कह भी रहे हैं और अलग अलग जगह हमने स्टूडेंट्स को इसी वीडियो में भी और भी जगह बताया भी है कि आपको अपनी पढ़ाई को काफ़ी ही टारगेटेड रखना होगा, ठीक है। आपको आपकी पढ़ाई को काफ़ी ही टारगेटेड रखना होगा। टारगेटेड से मेरा क्या मतलब होता है कि देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस,
जिसमें कीवर्ड्स हैं, देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिससे आपको गो थ्रू करना है। तो बाउंड्री एंड डेप्थ दोनों चीज़ें डिसाइड हो गई और उसके बाद आप अपना पढ़ाई चालू कर दो उन्हीं चीज़ों की जो वो चाहता है, ठीक है। सेकेंडली, जो एनटीए ने सवाल बनाने का जो तरीका रखा है आजकल के दिनों में वो काफ़ी ही कंसेप्चुअल होता जा रहा है। एनटीए भी खुद को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूट्यूब और ये कहानियों से बाहर आ जाइए, एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल एनटीए पूछता है उसको आप समझ पाओगे। देयर इज वन मोर थिंग, एक तो ये ना जो स्टूडेंट बार बार हमसे कहते हैं सर मेरा ना स्टडी प्लान बनवा दो, सर मेरा ना टाइम टेबल बनवा दो, सर मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, सर मैं 4 घंटे पढूं या मैं 8 घंटे पढूं, सर 3 घंटे पढूं या 4 घंटे पढूं। नाउ आई नो कि आप सबके मन में ये सवाल आते हैं कि आखिर क्या मैं ध्यान रखूं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अब 11th के स्टूडेंट नहीं हैं, यू हैव डन थ्रू योर पीजी, ठीक है। इसके अलावा आपका पढ़ने का जो तरीका होगा आई एम श्योर आप अब उससे अवगत होंगे। आपको पता होगा कि मैं जब पढ़ता हूं तो मैं सुबह अच्छा पढ़ता हूं या रात को अच्छा पढ़ता हूं। इनिशियल डेज में मैं 2 घंटे देता हूं या बाद के डेज में मैं अपना बढ़ा देता हूं, ठीक है। आखिर वो तरीका क्या है, क्या मैं अकाउंटिंग में अच्छा हूं तो मैं अकाउंटिंग पहले पढूं या फिर मैं जिसमें अच्छा नहीं हूं मैं उसमें पढूं, किस चीज में आप कंफर्टेबल हो। मैं अभी तक जॉब कर रहा था, जॉब के बाद सीधे आ रहा हूं या सीधे एमबीए के बाद आ रहा हूं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम टेबल बनेगा, और सबका अपना टाइम टेबल बनेगा, सबका अपना टाइम टेबल बनेगा। जिस तरीके से हम सब जब मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जो वेब हिस्ट्री होती है वो सबकी अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, प्रेफरेंसेस एंड देयर इंटरेस्ट। ठीक उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस, योर एबिलिटीज, योर करेंट स्टैंडिंग, योर मेमोरी, दैट विल डिसाइड योर टाइम टेबल। आई थिंक मैंने ना ये वीडियो देखे हैं, उस वीडियो में उस वीडियो में आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। मैं बस कह रहा हूं कि उस वीडियो में था कि भाई 1 घंटा इसको दो, 2 घंटा इसको दो, 2 घंटा इसको दो, 4 घंटा इसको दो। आई एम श्योर के दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच, वो हेल्प के नजरिए से होगा। बट गाइज यू नीड टू ग्रो अप, ठीक है। इस मोह माया से बाहर आइए, बैठिए अपना किताब लेके। और ये सवाल भी कि सर मैं तो जॉब करता हूं, ठीक है, कि कुछ शुरू के डेज में आपको क्या करना चाहिए उसकी 2-3 बातें हो सकती हैं जो कॉमन हो सकती है कि भाई मैं 4 में अच्छा हूं, मैं 8 साल बाद पढ़ने बैठ रहा हूं, यार मैं 4 से पढ़ता हूं, साला पहले मोमेंटम तो बना लूं, तब तो मैं आगे बढ़ूं। मैं अकाउंटिंग लेके बैठ गया, अकाउंटिंग में पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो वो सब चीजें ना फिगर आउट करिए एंड आई एम श्योर कि आप एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान बना सकते हैं। देखिए इन सब चीज़ों में ना एक इंसान का जो गुरु होता है मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। नीड डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे लाइफ में। तो उसी अप्रोच को देखते हुए हम अपना जो भी हम चीज़ें प्लान कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई को लेकर, मैं ज़िंदगी की बात नहीं कर रही, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पढ़ाई को लेकर जो अप्रोच रहती है ना, तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रही आपको, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हमारे सबका अपनी अपनी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। सर ने भी यही बोला, मेरी भी यही मानना है कि अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अनुसार, जो आपको पता है कि आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एनालाइज करो, जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको भी एनालाइज करो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना एक स्पेसिफिक प्लान बनाओ जो कि आपके अनुसार होगा, वो आपके अनुसार कस्टमाइज्ड होगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। आपको उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने आप को पहचान लोगे, यू विल गेट टू नो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। सो वेरी वेल समराइज्ड बाय मैम। एंड वही वाली बात है ना कि आपको अपना थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो आई एम श्योर के नाउ थिंग्स आर क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कितने लगाने चाहिए और उसका क्या पर्पस होता है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप पूरा ही जो एग्जाम का जो वो होता है, पूरा ही जो कि 100 क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक फील्ड जिसे कहते हैं, उसके थ्रू आप गो थ्रू करते हो और 100 क्वेश्चन आप लगाते हो। इनफैक्ट मैं आपको 1-2 दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसमें जब हम जाएंगे तो ह्यूमन वेरिटस में जो मॉक टेस्ट हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली किसमें जाएं, ये PYQs एंड फ्रेश मॉक टेस्ट। एक तो आप PYQ से गो थ्रू कर सकते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ भाई एग्जैक्ट पेपर क्या था। बाकी मॉक टेस्ट से आप गो थ्रू कर सकते हैं थोड़ा, एक बार 100 क्वेश्चन एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट का देखने के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से टेस्ट रहता है और इस तरीके से आप पूरा टेस्ट दोगे एंड पूरा अटेम्प्ट करोगे तो एग्जाम लाइक फील आपको हो जाएगा, पूरा माहौल रेप्लिकेट हो जाएगा कि आखिर क्या क्या आप चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा आपको ये भी समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर में कैसे करना है, कि भाई पहले क्या अटेम्प्ट करूं, बाद में क्या अटेम्प्ट करूं। यू विल बी फेमिलराइज विद दिस, बट फेमिलियरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मॉक टेस्ट की नहीं होती गाइस। कई लोग हमसे कहते हैं सर आप 20 टेस्ट दे दो, सर आप 20 मॉक टेस्ट दे दो मेरा हो जाएगा, सर आप 25 मॉक टेस्ट दे दो मेरा हो जाएगा। बट यू नीड ओनली 2 to 3 मॉक टेस्ट जिससे आप फेमिलराइज हो जाओ कि आखिर क्या पूरा सिस्टम है और कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंस या ये जो चीजें हैं, जो इनटेंजिबल चीजें हैं, इनके लिए जरूरी है, बट जो रियल वैल्यू है गाइज वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे हमने भी इस कोर्स के थ्रू मैं आपको गो थ्रू ले जा रहा हूं। जैसे हमने ओबी की बात करें तो ओबी में जैसे मैं ओबी टॉपिक पे गया और ओबी टॉपिक पे मैंने क्विज लगा लिया, तो ओबी के इंट्रोडक्शन रिलेटेड जो क्विज थे वो सारे यहाँ मुझे मिल जाएंगे। इसमें तो 3 ही है, मैं कोई और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं गया एटीट्यूड में और एटीट्यूड में मैंने क्विज अटेंड कर लिया, तो एटीट्यूड से रिलेटेड जितने भी सवाल आपको लगाने चाहिए वो आपको लगाने हैं। दिस इज योर रियल वैल्यू। ठीक है, ये सवालों से आपको गो थ्रू करना है। देयर आर 7000 8000 सवाल जो टोटल बन जाएंगे, और हमने तो टेस्ट वाइज ऐसे बांट दिया है, आप सीधे इसी से गो थ्रू करिए, बिल्कुल भी दिमाग की एनर्जी यहाँ खर्ची मत करिए। ठीक है, बट इस तरीके से दीज आर द वैल्यू फॉर यू। सो मॉक टेस्ट की कहानी केवल और केवल फेमिलराइज करने के लिए आपको मत भागिए 20-25 मॉक टेस्ट और 50 मॉक टेस्ट मत करिए, ये फील लेने वाली बात है, इस फील लेने को बंद करिए। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि आखिर ह्यूमन पैरेटस के साथ आप कैसे तैयारी करोगे। तो गाइज हमारा फंडा बहुत ही सिंपल होता है। हम पढ़ाई की बात करते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है। ठीक है, बिल्कुल किसान की तरह, जैसे किसान अगर खेती करने जाएगा और उसके बाद बीज उगाएगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वही तरीका हम आपको बताते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, आपको सिलेबस उठा के देखना होगा, सवालों से गो थ्रू करना होगा, फिर आपको अपना पढ़ाई करना होगा। तो वही हमारा तरीका है। और हम सबसे पहले तो आपको ये कंसाइज बुकलेट्स भेजते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे सामने दिख रही है। एंड गाइज मैं बोलना भूल गया, बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हमें अभी रिसेंट टाइम में पता चला है बेल आइकन आखिर क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बुक्स जो हैं, ये कंसाइज बुकलेट हम आपको भेजेंगे कोरियर के थ्रू, जिनसे आप अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे। आपको इन्हीं पे रिलाय करना है। इसके बाद हम आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस देंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, और इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। तो हम किसी भी एक में चले जाते हैं। तो लेट सपोज लेट मी टेक यू टू HRM। तो HRM में जब मैं जाता हूं तो HRM के अंदर जाके आपको क्या क्या पढ़ना है वो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं किसी भी एक में चला जाता हूं, यहाँ पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो लाइव बैच चलता रहता है उसकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, जैसे जॉब डिजाइन की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये है इसकी क्लास जो कि मैम ने ली होगी, लतिका मैडम ने ली है। इसके बाद बुक है, बुक भी आपको रेफर करनी है। बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को आसान बनाया गया है यहाँ पे कि कैसे समझने की चीज़ों को और अच्छे से समझाया गया है। एंड देन फाइनली जॉब डिज़ाइन का आप क्विज दोगे और क्विज के थ्रू आप जो जॉब डिज़ाइन के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उससे आप गो थ्रू कर जाओगे। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको अपनी पढ़ाई का टारगेट रखना है और धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा कवर करना है। तो इस तरीके से आप ह्यूमन पैरेटस के साथ तैयारी करते हो। एंड तो व्हाट सो देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। एक चीज फाइनल मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूंगी कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि सारा कोर्स हो जाएगा तभी हम अटेम्प्ट करेंगे। साइड बाय साइड करते चले जाइए। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो आपकी रिवीजन हो जाती है, आपको अपना गैप पता चल जाता है, और एट दी सेम टाइम थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। तो जब एक साथ पढ़ाई करके फिर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब PYQ करेंगे, बहुत मोनोटोनस सी अप्रोच लगती है। एक बार करके देखिएगा, मजा आएगा। तो बिल्कुल, मतलब काफी अच्छा पॉइंट यहाँ मैम ने उठाया। तो मैम क्या कह रही है कि इन्हें एक तरीके से मोनोटोनी याद करने, चूंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, याद करने की अब जो कहानी है उससे बाहर आ जाएंगे। आप ना उस टेस्ट को याद रखेंगे दिमाग में कि हाँ भाई मुझे टेस्ट लगाना है, तो आपके लिए एक तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा कि हाँ भाई टेस्ट लगाना है, तो मैंने पढ़ाई कर ली, फिर टेस्ट लगा लिया। देन टेस्ट को ध्यान में रख के आप अपना पढ़ाई, आई एम श्योर मैं आप यही चीज मेंशन कर रही है। इसके अलावा
हमारे कोर्स का एक्सेस लेने के लिए आप हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करिए और एक दिन का फ्री ट्रायल हम आपको देते हैं और अपने फ्री टाइम में आप उसको देखिए एंड ट्राई टू सी कि कैसे आप और ऑलवेज हम ये सजेस्ट करते हैं कि उस टॉपिक को ज़रूर देखिए जो आपको आता है, कि अगर आपको ओबी में कोई टॉपिक आता है तो ओबी में देखिए हमने कैसे पढ़ाई कराई है, कैसे क्लास है, कैसे बुक है, तभी आप अच्छे से जज कर पाओगे कि ये कोर्स कैसे है। आखिर हमसे पूछोगे तो हम तो 6 बातें अच्छी बताएंगे ही, बट दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मैम? बस मेरी तरफ से इतना है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली नेट, तो हमेशा कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। तो आपकी अप्रोच में अगर कंसिस्टेंसी होगी, आप ठीक है दिन रात मेहनत करेंगे तो जो है रिजल्ट जो होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। इस वीडियो में हमने टाइम स्टैम्प लगाए हैं, उसको आप ज़रूर एक बार करके देख लीजिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई बात ऐसा लगता है कि आपको रिविजिट करवानी है, कोई बात ऐसी है जो आपको लगता है कि आप डिसएग्री करते हो, कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसका रिप्लाई करके बता देंगे कि अगर हमें भी कोई सुधार करना होगा तो हम उसको कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको।